हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य पढ़े थे। इस वीडियो में हम व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति और जोखिम किन कारणों से होती है ये पढ़ेंगे। अब तक हमने 9 वीडियो बनाकर डाल दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो कृपया उन वीडियोस को भी देखिए। ये हमारी 10वीं वीडियो है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यवसायिक जोखिम। व्यवसायिक जोखिम यानी व्यवसाय में होने वाली रिस्क जोखिम क्या हो सकता है? या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, वो भी इतनी कि जिसकी हमें कोई पता ही नहीं हो। यानी कुछ भी हो सकता है व्यवसाय में। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में बहुत सारी जोखिम है। जैसे आप जिस भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, हो सकता है उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड कम हो, फैशन रुचि बदलते रहते हैं, उसके कारण भी जोखिम हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, जैसे बाढ़, भूकंप, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। इस प्रकार की जोखिमें हर व्यवसाय में बनी रहती है और इन्हें हम कहते हैं व्यवसाय की जोखिम। व्यवसायिक जोखिम से आशय है अपर्याप्त लाभ, यानी इतना लाभ जो पर्याप्त मात्रा में हो ही नहीं, या फिर हानि, यानी लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। इन दोनों की संभावनाओं से है, जो नियंत्रण से बाहर है, यानी जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि अनिश्चितताएं और आकस्मिक घटनाएं बनी रहती है। जैसा कि आज के वर्तमान समय में ही हम देख लेते हैं कि इस समय एक बहुत बड़ी महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं। इस महामारी से व्यवसाय भी जूझ रहे हैं। ठीक है, अब तक जो व्यवसाय अच्छे चलते थे, अगर आप मार्केट में जाके देखेंगे तो वहाँ व्यवसाय यही कहेगा कि नहीं, हमारा माल नहीं बिक रहा, हमारा प्रोडक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जिन पर उस व्यवसाय का नियंत्रण ही नहीं है, और जो किसके कारण हुई है? आकस्मिक घटना। ठीक है, जिसके कारण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? जैसे वस्तु विशेष की मांग में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, उत्पाद बेचने वाली संस्थाओं में कंपटीशन की मात्रा बहुत अधिक होना। ठीक है, जिसके कारण लाभ भी कम हो जाता है। कच्चे माल की कमी भी हो सकती है और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि भी हो सकती है। जो फर्म ऐसे कच्चे माल को उपयोग में ला रही है, उन्हें क्रय करने के लिए अधिक राशि का क्या करना पड़ेगा? भुगतान। इस प्रकार बहुत सारी जोखिमें हैं जो कि व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है। मेनली व्यवसाय की जोखिमों को 2 प्रकार की जोखिमों में बांटा गया है। एक तो है अनिश्चित जोखिम और दूसरा है शुद्ध जोखिम। अनिश्चित जोखिम जिसमें दोनों ही संभावनाएं, यानी लाभ भी हो सकता है तो हानि भी। निश्चित नहीं है लाभ होगा या हानि, तो लाभ भी हो सकता है तो हानि भी हो सकता है। फिर है संदिग्ध हानियां, यानी बाजार की दशा जिसके कारण हानि हो सकती है। मांग और पूर्ति में उतार चढ़ाव जिसके कारण लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इन सभी कारणों से क्या आता है? मूल्यों में परिवर्तन, और ग्राहकों की रुचि या फैशन में भी हो सकता है परिवर्तन। इन सब के कारण लाभ भी हो सकता है तो हानि भी हो सकती है। यदि बाजार की दशा, यानी मार्केट की जो कंडीशन है व्यवसाय के पक्ष में है, तो लाभ होगा। जैसे आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू किया है। तो सैनिटाइजर के बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें एक आशंका थी कि न जाने ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन इस समय जो मार्केट की कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार सैनिटाइजर की अधिक मात्रा में क्या हो रही है? बिक्री। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट की पोजीशन है वो उस व्यवसाय के पक्ष में है, जिसके कारण अधिक से अधिक क्या हो रहा है? लाभ। विपरीत अवस्था अगर होगी तो क्या होगी? हानि की संभावना बनी रहेगी। शुद्ध हानि के अंतर्गत या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी, यानी हानि हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे आग लग भी सकती है और नहीं भी, चोरी हो भी सकती है और नहीं भी, हड़ताल हो भी सकती है और नहीं भी। ये सभी शुद्ध हानियों के उदाहरण हैं। अब है व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति, जिसको हम व्यवसायिक जोखिमों की विशेषताओं के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषज्ञता यानी विशेषताएं हैं? नंबर 1, व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण। हमने पढ़ा ना कि व्यवसाय में अनिश्चितता है और उस अनिश्चितता के कारण क्या होती है? जोखिम। यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी व्यवसाय को नहीं होती, व्यवसाय उससे क्या हो रहता है? अनभिज्ञ। क्या किसी व्यवसायी को ये पता था कि आने वाले समय में 2020 में लॉकडाउन होगा, कोरोना महामारी आएगी,
जिसके कारण सारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, नहीं थी ना। प्राकृतिक आपदाएं, ये प्राकृतिक आपदा ही तो है जो कि महामारी का रूप ले रही है। मांग और मूल्य में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। जब इस प्रकार की महामारी आई तो आपने देखा होगा क्या मार्केट में हम केवल वही वस्तु खरीदने जाते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी मांग में भी परिवर्तन हो गया। और इस कारण आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो सस्ती हो रही, जैसे ड्रेसेज है, कपड़े हैं, वो सस्ते हो रहे क्योंकि कपड़ों की डिमांड बहुत कम हो गई, परिणाम स्वरूप वो क्या हो रहे हैं, सस्ते। सरकारी नीतियों में परिवर्तन, तकनीक में सुधार, ये सभी क्या इनका पहले से पता होता है क्या, नहीं, जिसके कारण व्यवसाय में क्या बनी रहती है, अनिश्चितता। नेक्स्ट है जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक होगा, यानी जोखिम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करो, हर व्यवसाय में जोखिम विद्यमान है। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की कोई जोखिम नहीं है। हाँ, जोखिम की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जोखिम तो है ही है। तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होती है और कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा तो अलग अलग हो सकती है और जोखिमों को कम भी किया जा सकता है, लेकिन जोखिमों को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है। अब हम नेक्स्ट है जोखिम की मात्रा, मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार, यानी जोखिम की मात्रा किस पर डिपेंड है, जिस प्रकार का व्यवसाय है या जिस आकार का व्यवसाय है। व्यवसाय का प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। एक ऐसा व्यवसाय जहां वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन, और एक ऐसा व्यवसाय जहां पर वस्तुओं की क्या की जाती है, बिक्री, ठीक है। और एक तीसरा है सेवाओं का, ठीक है। तो व्यवसाय का आकार, उत्पादन और विक्रय की मात्रा, ये मुख्य घटक है जो व्यवसाय की जोखिम की मात्रा को क्या करते हैं, निर्धारित। जैसे एक व्यवसाय है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो यदि उसे हानि होगी ना तो अधिक मात्रा में होगी, और लाभ भी होगा तो अधिक मात्रा में होगा। उसी प्रकार एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, तो इस स्थिति में क्या वहाँ पर अधिक हानि होगी, क्या, नहीं। एक ऐसा व्यवसाय जहाँ बहुत अधिक मात्रा में व्यापारिक क्रियाएं की जाती है, यानी क्रय विक्रय किया जाता है, और एक ऐसा व्यवसाय जिसमें क्रय विक्रय कम मात्रा में किया जाता है। तो बनस्पत जिसमें कम मात्रा में किया जाता है उसमें जोखिम कम है, और जोखिम किसमें अधिक है, जिसमें अधिक मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार जोखिम उस व्यवसाय के आकार या प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है, लाभ। हम कहते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको रिस्क तो उठानी पड़ेगी, और रिस्क का प्रतिफल क्या होता है, लाभ। जोखिम नहीं है तो लाभ भी नहीं होगा, ये एक पुराना सिद्धांत है। और सभी प्रकार के व्यवसायों में, चाहे वो उत्पादन करने वाला हो, चाहे क्रय विक्रय करने वाला हो, चाहे वो सेवाओं का हो, सभी में जोखिमें विद्यमान होती ही है। किसी भी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने के अवसर भी होते हैं, और कोई भी उद्यमी भविष्य में क्या प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ, और उस अधिक से अधिक लाभ पाने की लालसा यानी इच्छा में वह क्या करता है, अधिक से अधिक जोखिमों को उठाता है। तो जोखिम के ये क्या हो गई, विशेषताएं। नंबर 1, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होती है, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है, और इसकी मात्रा व्यवसाय की प्रकृति और आकृति पर निर्भर है, और जोखिम उठाने का प्रतिफल ही क्या है, लाभ। अब हम पढ़ेंगे जोखिम किन किन कारणों से होती है। जोखिम के बहुत से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक कारण, जैसे कि मैंने अभी बताया कोरोना चल रहा है तो ये प्राकृतिक कारण ही है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, भारी वर्षा यानी बहुत अधिक मात्रा में, जैसे अभी बाढ़ आ रही है जगह जगह, अकाल होना, ये सभी मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है, जिसके कारण व्यवसाय में हानि होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है मानवीय कारण। मनुष्यों के कारण भी व्यवसाय में क्या हो सकती है, हानि। क्या क्या हो सकते हैं मानवीय कारण, जैसे कर्मचारी बेईमान हो जाते हैं तो कर्मचारियों की बेईमानी, काम करना ही नहीं चाहते, या फिर वो क्या करते हैं, चोरियां करते हैं, ठीक है, तो ऐसी बेईमानी। लापरवाही, काम के प्रति ध्यान ना देना, अज्ञानता, और बिजली फेल हो जाना, हड़ताल हो जाना, प्रबंधकों की अकुशलता होना, ये सभी मानवीय कारण है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसके कारण व्यवसाय में जोखिम बनी रहती है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, ये माल तो हम तैयार कर रहे हैं या बेच रहे हैं,
लेकिन अभी ये पता नहीं कि कितना माल बिक जाएगा, कितनी डिमांड रहेगी, कितनी डिमांड नहीं रहेगी। प्रतिस्पर्धा मूल्य, हमारे बहुत सारे कम्पिटिटिव उसी प्रकार का माल उत्पादित कर रहे हैं या बेच रहे हैं, परिणाम स्वरूप हो सकता है कि हमारा माल कम बिके। ग्राहकों से देय राशि, कई बार ग्राहक जो भी देय राशि ड्यू राशि होती है उसको समय पर भुगतान नहीं करते, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, हानि। तकनीक में परिवर्तन, टेक्निकल परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। उत्पादन की विधियों में परिवर्तन, ये सभी आर्थिक कारण हैं। और वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि होना भी शामिल है। करों की भारी उगाई, यानी बहुत अधिक मात्रा में जब सरकार टैक्स लेती है ना, तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसायी को लाभ कम हो पाता है। तो इस प्रकार की असंभावित आर्थिक कारण हैं जिनकी संभावना ही नहीं है, और उसके कारण भी क्या हो जाते हैं, व्यवसाय को हानि हो सकती है। अन्य कारण हैं अदृश्य घटनाएं, जैसे राजनीतिक उथल पुथल, अचानक किसी सरकार का आ जाना, ठीक है, अभी बाड़ाबंदी हुई थी आपने देखा था, तो इस प्रकार की उथल पुथल भी व्यवसाय को क्या करती है, प्रभावित करती है। मशीन, अचानक चलते चलते मशीन खराब हो गई, जब खराब हो गई तो उसको ठीक कराने में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, खर्च। बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, यानी हमारे देश की जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कमी या बढ़ोतरी होना, जिसके कारण व्यवसाय में क्या बनी रहती है, जोखिमें बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से घटक या तत्व हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमें व्यवसाय को शुरू करना है। सबसे पहला है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। किसी भी उद्यमी को जब वो नया व्यवसाय शुरू करता है तो उससे पूर्व उसे पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, ठीक है। जैसे वो इंडस्ट्री खोलना चाहता है या कोई सेवा के व्यवसाय को पसंद करता है जिसमें उसको अधिक से अधिक लाभ हो। तो ये निर्णय कब कर सकता है, जब वह मार्केट की स्थिति का पता करे। जैसे ग्राहकों की उस प्रोडक्ट के संबंध में कितनी आवश्यकता है, ग्राहक कितना पसंद करते हैं, उसको स्वयं को कितना टेक्निकल ज्ञान है, और उस उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी कितनी रुचि, यानी वो इंटरेस्टेड है नहीं है, उस प्रकार के सारे आइटम्स क्या उसको आसानी से रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, तभी वह उस व्यवसाय के स्वरूप का चयन कर सकता है कि मुझे किस प्रकार का व्यवसाय करना है। नेक्स्ट, फर्म का आकार, यानी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसको देखना होगा कि मुझे कितना बड़ा व्यवसाय करना है, ठीक है। यह उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर वो बड़े आकार का खोलना चाहता है तो उसे सीमित रखने, यानी कुछ तो वो चाहता है कि मैं एक तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा व्यवसाय खोलूं, कोई सोचता है कि मैं एक छोटा सा व्यवसाय खोलूं, तो उसे देखना होगा कि मुझे किस प्रकार का व्यवसाय खोलना है, ठीक है। यदि उद्यमी को विश्वास हो जाता है कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी नहीं, वो जो प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है या बेचना चाहता है, उसे लगता है मार्केट की कंडीशन देखकर कि उसकी मांग अधिक है, तो वह अधिक मात्रा में पूंजी लगाकर एक बड़ा व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। और यदि उसको लगता है कि नहीं, जिस भी वस्तु को मैं बेचना चाहता हूँ क्या पता उसकी डिमांड कैसी रहे, बिके ना बिके, तो फिर उसको एक छोटा व्यवसाय ही खोलना चाहिए। नेक्स्ट है स्वामित्व के स्वरूप का चयन। उसे देखना होगा कि मुझे किस प्रकार का व्यवसाय खोलना है, एकल यानी एकाकी व्यवसाय खोलना है, साझेदारी खोलना है, या संयुक्त पूंजी कंपनी खोलना है। इस प्रकार का चुनाव करने के लिए उसे देखना पड़ेगा कि उसके पास कितनी पूंजी है और कितनी पूंजी की आवश्यकता है, वो किस प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, लाभ का विभाजन करना चाहता है या नहीं। इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के स्वामित्व का चयन करे। नेक्स्ट है उद्यम का स्थान। व्यवसाय शुरू करने से पहले उसे देखना चाहिए कि मुझे कहाँ पर अपने व्यवसाय को संचालित करना है, ऐसे स्थान का उसको चयन करना होगा। वो स्थान जहाँ पर वो व्यवसायिक क्रियाओं को करेगा, जैसे उत्पादन हो या क्रय और विक्रय। यदि उसने इस स्थान के संबंध में चयन गलत कर लिया तो उसका उसे खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस गलती का परिणाम ये हो सकता है कि उत्पादन लागत बढ़ जाए, सही प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति नहीं हो, ग्राहकों को अच्छी सेवाएं नहीं दे पाए। इस प्रकार उसे चाहिए कि वो देखे कि मुझे कहाँ व्यवसाय शुरू करना है, उसको सोच समझकर स्थान का चयन करना चाहिए कि मुझे व्यवसाय गतिविधियाँ कहाँ आसानी से मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है
प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। हम सभी जानते हैं किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता है? पैसे की। ठीक है, तो व्यवसाय में वित्त किसे कहेंगे? प्रस्तावित व्यवसाय को आरंभ करने के लिए जो पूंजी चाहिए, वह पूंजी व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी चाहिए और लगातार भी चाहिए। नहीं, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जिन आवश्यकताओं के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे सोचना होगा कि मुझे कितनी पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी की आवश्यकता दो प्रकार के कार्यों के लिए होगी। एक तो स्थायी संपत्तियों के लिए, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनें, ठीक है, इन सभी सामान के लिए। एक उसको चालू संपत्तियों के लिए आवश्यक होगी, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, देनदारों को चुकाने के लिए, तैयार माल का स्टॉक करने के लिए, इन सब के लिए भी उसको पूंजी की आवश्यकता होगी। एक उसको दैनिक व्ययों के भुगतान की भी आवश्यकता होगी, जैसे मजदूरी का भुगतान है, ठीक है, और माल जिससे संसाधन से उसने मंगाया है उसका किराया चुकाना है, भूमि और भवन का किराया चुकाना है। इस प्रकार उसको दैनिक व्यय, बिजली का बिल चुकाना है, तो दैनिक व्ययों के लिए पूंजी की आवश्यकता भी होगी। इसके लिए वो एक प्रॉपर वित्तीय योजना बनाएगा जिसमें पूंजी की आवश्यकता कितनी है, पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकेगी, और फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग के लिए वो एक निश्चित रूपरेखा बनाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पूंजी को खर्च करना है, किस प्रकार खर्च करना है और कितनी मात्रा में पूंजी प्राप्त करनी होगी। ये भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूंजी व्यवसाय का रक्त भी कही जाती है। नेक्स्ट है भौतिक सुविधाएं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। भौतिक सुविधाएं जैसे मशीन, साजो सामान, भूमि, भवन और सहायक सेवाएं, इन सबको भी उसको देखना होगा और इन सभी के आधार पर निर्भर करेगा उसके व्यवसाय का आकार। नेक्स्ट है संयंत्र अभिन्यास। जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता निश्चित हो जाएगी तो उद्यमों को निश्चित करना होगा कि मुझे प्लांट लगाने के लिए एक नक्शा बनाना होगा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल होगी। यानी अभिन्यास से आशय क्या है? प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था करना जो किसी भी उत्पाद के लिए आवश्यक हो, जैसे कहाँ मशीन रखनी है, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, मानव संसाधन कहाँ काम करेंगे, निर्मित माल को कहाँ रखना है। इस प्रकार की भौतिक व्यवस्था उसको करनी होगी और उसके लिए वो पहले से ही एक मैप तैयार करेगा, रूपरेखा तैयार करेगा। नेक्स्ट है सक्षम और वचनबद्ध कामगार बल। प्रत्येक उद्यम को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं और उन कार्यों को करने के लिए उसको एक सक्षम यानी कुशल और ऐसे कामगारों की आवश्यकता होगी जो जैसा कहा जाए उस प्रकार समस्त क्रियाओं को संचालित करें, ताकि जो भी भौतिक और वित्तीय संसाधन हैं उनका सही प्रकार से उपयोग करते हुए उत्पादन किया जा सके। और कोई भी उद्यमी सभी कार्यों को स्वयं तो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको कुशल कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है इसकी उसको पहचान करनी होगी और साथ ही उसको देखना होगा कि वे किस प्रकार से श्रेष्ठ तरीके से कार्य करें। समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण भी देना होगा और उन्हें मोटिवेशन भी करना होगा ताकि मोटिवेट होते हुए अधिक से अधिक कार्यों को करें। नेक्स्ट है कर संबंधी योजना। यानी उस व्यवसाय को ये आवश्यक है कि उसे उस व्यवसाय से संबंधित कर योजनाओं की जानकारी हो कि कानूनन उसे कौन कौन से कर चुकाने होंगे जो उस व्यवसाय को क्या कर रहे हैं, प्रभावित। इसलिए व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व और व्यवसाय के जो निर्णय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके संबंध में पहले से ही सोचना होगा। नेक्स्ट है उद्यम परिवर्तन। इन सभी घटकों और तत्वों के संबंध में निर्णय लेने के बाद एक उद्यमी एक उद्यम को वास्तविक प्रवर्तन यानी उसको स्थापित करने की क्या कर सकता है, कार्यवाही। प्रवर्तन का तात्पर्य है विभिन्न संसाधनों की गतिशीलता प्रदान करना, यानी जो भी संसाधन है वित्तीय भौतिक उन सबको एक्टिवेट करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना। यानी अगर कोई कानूनी प्रपत्र तैयार करने हैं, ठीक है, तो वो सारी कानूनी कार्य पूरे करना, उत्पादन प्रक्रिया शुरू करना और बिक्री अधिक से अधिक बढ़े इसके लिए अभियान चलाना ताकि बिक्री में क्या हो सके, वृद्धि। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे चैप्टर की टोटली 10 वीडियोस बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करेंगे। इन 10 वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और बुक की भी मदद लीजिए, ठीक है। और साथ ही यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई
तो उन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।